हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लॉग्यान चैनल पर सीआरपीसी के वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे वारंट के बारे में। तो समन के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी। थोड़ा मैं आपको रिवाइज करा दूं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। आज वारंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। उपसंजात होने और हाजिर होने के लिए जो अध्याय है वो अध्याय 6 है, और दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के लिए अध्याय 91 से अध्याय 7 धारा 91 से धारा 105 है, ठीक है। और ये जो उपसंजात होने वाला अध्याय है अध्याय 6, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट समन, जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वारंट पढ़ेंगे धारा 70 से 81 तक। इसका तीसरा पार्ट है उद्घोषणा और कुर्की, है ना। और चौथा पार्ट है अन्य नियम। ये दोनों एक साथ एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वारंट। ये जो सेक्शन है, सेक्शन 65, 66, 67, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा वो पिछला लेक्चर देख सकता है। आज हम लोग गिरफ्तारी का वारंट पढ़ेंगे कि गिरफ्तारी का वारंट कब जारी किया जाएगा, क्या प्रारूप होगा, क्या अवधि होगी, क्या गिरफ्तारी का वारंट वापस किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, जिसको कहते हैं रिकॉल ऑफ वारंट। तो वो सब चीजें देखेंगे, क्या परिस्थिति होती है। तो गिरफ्तारी के वारंट की प्रारूप किस प्रारूप में होगा और क्या क्या उसमें लिखा जाएगा और उसकी क्या अवधि होगी, ये किस सेक्शन में दिया है, सेक्शन 70 में। तो सबसे पहली चीज तो गिरफ्तारी के वारंट में क्या प्रारूप रहेगा वो सेक्शन 70 में दिया है। समन आपने पढ़ा था कि 2 प्रतियों में होता है। कितनी प्रतियों में? 2 प्रतियों में। एक प्रति उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिसके लिए समन इशू होता है, और दूसरे प्रति पर प्रष्टांकन करके कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब वारंट में देखते हैं। गिरफ्तारी का जो प्रत्येक वारंट होगा वो लिखित रूप में होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये रिटन फॉर्म में होगा। यही समन के लिए भी था, वो भी रिटन फॉर्म में ही होता था। पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होगा, ये समन के लिए भी था, ठीक है। न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, ये भी समन के लिए था, ठीक है। लेकिन जो वारंट होगा वो एक प्रति में जारी होगा। कितने प्रति में जारी होगा? 1 प्रति में जारी होता है, ठीक है। और समन 2 प्रति में जारी होता है। वारंट का जो प्रारूप है वो प्रारूप नंबर 2 है सेकंड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में कितना है? प्रारूप नंबर 2, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वारंट कब तक प्रवर्तनीय रहेगा, मतलब वारंट कब तक लागू रहेगा। जैसे आज वारंट जारी हो गया है तो ये कब तक लागू होगा, तो उसके 2 आंसर हैं। एक तो या तो इसको रिकॉल कर लिया जाए कोर्ट के द्वारा, केवल कोर्ट ही इसको रिकॉल कर सकता है, जिसे सामान्य भाषा में रिकॉल कहते हैं, वापस लेना कहते हैं, और कानूनी भाषा में प्रत्याहरित करना कहते हैं, ठीक है। तो या तो कोर्ट उसको रिकॉल कर ले या कोर्ट उसको रद्द ना कर दे। या तो कोर्ट रिकॉल कर सकता है, वापस ले सकता है, या रद्द कर सकता है, या फिर उसका जब तक निष्पादन ना हो जाए। निष्पादन मतलब जिसके लिए वारंट जारी हुआ है वो व्यक्ति पकड़कर कोर्ट में ना लाया जाए, ठीक है। देखिए, पहली प्रोसेस होती है समन जारी होना। पहली प्रोसेस होती है समन जारी होना, मतलब हम आपको सूचना दे रहे हैं, आप कोर्ट में प्रेजेंट होइए। लेकिन कुछ मामलों में आदमी समन के बाद नहीं प्रेजेंट होता है तो जारी होता है वारंट। वारंट भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जमानतीय वारंट और एक होते हैं गैर जमानतीय वारंट, जिसे NBW कहते हैं, नॉन बेलेबल वारंट, ठीक है। और BW होता है बेलेबल वारंट, ठीक। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वारंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, ठीक। और अगर वारंट के बाद भी व्यक्ति नहीं आता तो तीसरा स्टेप होता है उद्घोषणा और चौथा स्टेप होता है कुर्की। लेकिन कभी कभी समन जारी नहीं किए जाते, सीधे सीधे वारंट जारी किए जाते। वो कौन सी परिस्थिति है, कौन सी धारा में ऐसा प्रोविजन किया गया, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब जो बेलेबल वारंट होते हैं उसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। सेक्शन 71 उसी के बारे में कहता है, प्रतिभूत लिए जाने के निर्देश देने की शक्ति। प्रतिभूत मतलब सिक्योरिटी। जब वारंट में धारा 71 में प्रष्टांकन होता है तो है जमानतीय वारंट है। अगर वारंट में प्रष्टांकन है, क्या प्रष्टांकन है कि इस व्यक्ति को प्रतिभूत या बंद पत्र के संबंध में बंद पत्र या प्रतिभूत लेकर छोड़ा जाए और इसको बताया जाए कि ऐसे ऐसे समय आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। अगर ये प्रष्टांकन है तो ये क्या हो गया? ये बेलेबल वारंट हो गया। क्या हो गया? बेलेबल वारंट। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि धारा 71 में प्रष्टांकन के बाद होने वाला वारंट है, क्या है? जमानतीय, अजमानतीय, जमानती अजमानती दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए जमानतीय वारंट, क्योंकि जमानत मिल जाएगी। प्रष्टांकन में क्या होगा? प्रष्टांकन में लिखा होगा प्रतिभूओं की कितनी संख्या, मतलब जिनसे सिक्योरिटी ली जा रही है उसमें सिक्योरिटी देने वाले लोगों की संख्या क्या है, रकम की क्या मात्रा होगी, किस चीज की सिक्योरिटी दी जा रही है उसकी रकम की क्या मात्रा होगी, और वो समय दिया जाएगा जब न्यायालय में हाजिर होना है। आखिरकार वारंट का मेन उद्देश्य यही है कि जो पर्सन है वो न्यायालय में हाजिर हो, ठीक है। अब अगला है, जब कभी इस धारा में प्रतिभूत ली जाती है तब अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। मतलब वारंट आया, जिस अधिकारी के पास वारंट आया उसको लागू कराने के लिए, वारंट का
एक तरीके से कहना चाहिए प्रवर्तन कराने के लिए, तो वो प्रतिभूति लेगा और उसका प्रतिभूति का लेखा जोखा बना के कैसे ऐसे प्रतिभूति ले ली गई है इन्हें सूचना भी दे दी गई और उस कॉपी को सीधे न्यायालय को भेज देगा। ठीक है, इसको कहते हैं जमानती वारंट। ठीक, जमानती वारंट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक बार समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं। जमानती वारंट में न्यायालय स्वविवेक से इस आशय का पृष्ठांकन अंकित कर देता है। पृष्ठांकन अंकित करने का मतलब है लिख देना कि अगर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उपसंजात होने के लिए बंद पत्र निष्पादित कर दे। अच्छा, बंद पत्र का क्या मतलब हो जाएगा? बंद पत्र का ये मतलब हो जाएगा कि अगर वो पर्सन फिर जिस प्रेजेंट टाइम पर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, जो टाइम दिया गया उसमें कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो बंद पत्र बॉन्ड भरा गया है वो उससे वसूली की जाएगी। ठीक है, तो बंद पत्र की ये भूमिका होती है। निष्पादित कर दे तथा अपेक्षित संख्या में अपेक्षित राशि में आबद्ध प्रतिभू उपलब्ध करा दे तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे बंद पत्र को हाजिर होने का बंद पत्र कहते हैं। पृष्ठांकन करना किसका विवेक है? न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि पृष्ठांकन करने वाला मामला है कि एनबीडब्ल्यू जारी करें जिसमें बेल ना हो और सीधा व्यक्ति पकड़कर कोर्ट लाया जाए। देखिए, दो प्रोसीजर हो सकते हैं, एक तो सीधा व्यक्ति पकड़कर कोर्ट लाया जा सकता है और एक व्यक्ति पृष्ठांकन किया गया है, उससे प्रतिभू ले लिया गया और उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, अच्छा, बंद पत्र का नाम क्या है? उपसंजात होने के लिए बंद पत्र। ठीक, वारंट किसको संबोधित होगा? अब ये सेक्शन 72 में होता है कि जैसे वारंट तो कोर्ट ने जारी कर दिया, लेकिन ये किसको संबोधित होगा? ठीक है, तो सामान्य तौर पर वारंट जो है वो सेक्शन 72 कहता है एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा। किसको? एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा। वारंट जो होगा वो एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाएगा। ठीक है, और अगर पुलिस अधिकारी तुरंत नहीं मिल रहा है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी वारंट जारी किया जा सकता है। अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को वारंट जारी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को वारंट जारी किया जा सकता है और वो उसको निष्पादित करा सकते हैं। जब वारंट एक या अधिक अधिकारी या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है तब निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए वारंट कोर्ट ने जारी किया जिन अधिकारियों के प्रति और उन्होंने निष्पादन नहीं कराया, और जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, इन 4 अधिकारियों के लिए वारंट जारी हुआ है कि ये आप निष्पादित कराइए, निष्पादन कराने के लिए, और इन्होंने जिम्मेदारी कोर्ट में क्या की? ए ने बी पर डाल दी, बी ने सी पर डाल दी और सी ने डी पर डाल दी, तो चारों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगा और जो भी कार्रवाई हो सकती है वो चारों पर होगी। ठीक है, तो करा तो कोई भी निष्पादित कर सकता है, लेकिन अगर निष्पादित नहीं कराया तो कार्रवाई सब पर होगी। सेक्शन 74 पुलिस अधिकारी को जो वारंट होता है उसके बारे में कहता है कि जो पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जाएगा जिसका नाम या वारंट उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाए जिसे वह निर्दिष्ट है पृष्ठांकित करे। अच्छा, ये जो सेक्शन 74 है ये इस बारे में प्रोविजन कर रहा है। ये प्रैक्टिकलिटी आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने वारंट जारी किया और वारंट कोर्ट ने एसपी के नाम से जारी कर दिया है ना, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट पे है। ठीक है, तो इसके नाम से जारी कर दिया, तो एसपी हर वारंट को तो निष्पादित कराएगा नहीं, तो एसपी ने क्या किया कि एसपी ने वो वारंट सीओ के नाम कर दिया। ठीक है, सीओ को पृष्ठांकित कर दिया, सीओ कराए, और सीओ ने वो एसओ के नाम कर दिया। अब एसओ वारंट को निष्पादित कराएगा। तो जिस अधिकारी को पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है उसका नाम अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा जिसे वह निर्दिष्ट या पृष्ठांकित कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि आप इस वारंट का निष्पादन करें। लेकिन मान लीजिए इस वारंट का निष्पादन नहीं हो पाता है तो एसओ सीओ के ऊपर तो एसपी कार्रवाई करेगा। कौन करेगा? एसपी। लेकिन एसपी के ऊपर कोर्ट कार्रवाई करेगा। ठीक है, जिम्मेदारी तो इसी की है, भले ही आप पृष्ठांकित करने के लिए नीचे भेज दीजिए। तो मुझे लगता है वारंट में सेक्शन 70, 71, 72, 74 तक आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आइए 73 देखते हैं। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकते, कोई भी पर्सन जिसको वारंट निश्चित किए जा सकते कि आप इस वारंट का निष्पादन करना है। वैसे तो सामान्य परिस्थिति में पुलिस अधिकारी को जारी किया जाएगा, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी प्रेजेंट नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति वारंट को लिखित रूप में अस्वीकार करेगा और उस वारंट का निष्पादन करेगा। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया गिरफ्तारी के बाद निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। मतलब जिस सामान्य पर्सन के नाम वारंट जारी किया गया है वो व्यक्ति जाएगा और उसको अरेस्ट करेगा या उस वारंट का निष्पादन करा के सीधे निकटतम पुलिस अधिकारी के पास ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने वारंट का निष्पादन कराया और आप अपने घर में उस व्यक्ति को पकड़ के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि निकटतम अधिकारी के पास उस वारंट को ले जाना है। ठीक है, और ये धारा 51 में पृष्ठांकन नहीं है तो मजिस्ट्रेट समझ भेजा जाएगा। ठीक है, और धारा 51 में पृष्ठांकन है तो पुलिस उसको एनबीडब्ल्यू है तो उसका प्रतिभूति लेकर उसको वापस कर देगी।
ठीक है। वारंट के सार की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है, ये अब अरेस्टेड पर्सन का अधिकार है। अब मान लीजिए एक ए है और ए के पास पुलिस आई है कि आपके नाम वारंट जारी हुआ, हालांकि पुलिस आप करके बात नहीं करती है, फिर भी अगर ए के पास पुलिस आई और बोली है कि आपके नाम वारंट जारी हुआ, तो ए पूछ सकता है कि वारंट किस बात का जारी हुआ ये हमको बताइए। और अगर वो संतुष्ट नहीं है पुलिस अधिकारी की बात से, तो पुलिस अधिकारी से कह सकता है कि हमको दिखाइए जो वारंट जारी हुआ है, हम उसको देखना चाहते हैं। तो ये दोनों उसके राइट है। एक राइट क्या है, उसको सार की सूचना मिले, वारंट में जो लिखा हुआ है उसके सार की सूचना दी जाए, और दूसरा अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है और अपेक्षा करता है तो वारंट उसको दिखाया भी जाए, उसको मना नहीं कर सकते। और अगर ऐसा मना करते हैं तो 75 सेक्शन में उसके राइट का उल्लंघन करते हैं। ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या गिरफ्तार व्यक्ति के पास वारंट देखने का अधिकार होता है, तो आप आंसर देंगे हाँ होता है। ठीक है। अब वारंट का निष्पादन होने जा रहा है, कोई पुलिस अधिकारी किसी से सहायता मांगता है तो सामान्य व्यक्ति द्वारा उस पुलिस अधिकारी की वारंट के निष्पादन में सहायता की जाएगी। सेक्शन 38 में हम आपको ये चीज पढ़ा चुके हैं कि सामान्य व्यक्ति कब पुलिस अधिकारी की सहायता करेगा, और सेक्शन 72 में भी यही बात कही गई है। सहायता पुलिस द्वारा मांगी जाएगी तो पुलिस उसको सहायता करेगी, सॉरी जो सामान्य व्यक्ति होगा वो पुलिस की सहायता करेगा। जब वारंट ऐसे व्यक्ति को संबोधित है जो धारा 38 में है, ऐसे व्यक्ति द्वारा सहायता मांगा जाने पर उसकी सहायता करने का कर्तव्य है। ठीक। किन आधारों पर गिरफ्तारी वारंट जारी होगा, ये सेक्शन 87 और सेक्शन 89 में दिए गए हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है। कब समन के बदले या समन को जारी किए बिना वारंट जारी किया जा सकता है, तो सेक्शन 87 में ये बात कही गई है। सामान्य रूप से जनरल कंडीशन में ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन है। जब न्यायालय समन जारी करने के लिए सशक्त है, लेकिन वो जानता है कि अगर समन जारी किया तो ऐसा व्यक्ति भाग जाएगा, और उसके न्यायालय के पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होगा। देखिए, समन, वारंट, उद्घोषणा, कुर्की, सभी का जो उद्देश्य है वो केवल एक उद्देश्य है कि व्यक्ति को कोर्ट तक लाया जाए, व्यक्ति कोर्ट में आए, व्यक्ति की कोर्ट में हाजिरी हो। ठीक है। लेकिन पता है कि अगर मान लीजिए इस मामले में समन जारी किया गया तो फिर वो व्यक्ति भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, और वो व्यक्ति कोर्ट की पकड़ में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में धारा 87 मजिस्ट्रेट को पावर देती है, न्यायालय को पावर देती है कि वो कारण अवलिखित करेगा कि हम 87 में सीधे वारंट क्यों जारी कर रहे हैं, समन के स्थान पर उसके, या समन के साथ। समन के स्थान पर मतलब समन जारी किया ही नहीं, या समन भी जारी कर दिया और साथ में वारंट भी जारी कर दिया, है ना। तो समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना सेक्शन 87 में एम्पावर करती है। ठीक है। कोर्ट को सेक्शन 87 सीआरपीसी एम्पावर करती है। विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह व्यक्ति समन का पालन नहीं करेगा या फरार हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे स्थिति पर समन की तामीली करवाई जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस कंडीशन में ऐसा होगा कि जब समन और वारंट जारी नहीं किया जाएगा, उसकी आवश्यकता है लेकिन समन और वारंट जारी नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन का वर्णन आपका सेक्शन 88 में मिलता है कि समन और वारंट उस कंडीशन में नहीं जारी किया जाएगा जिस व्यक्ति के विरुद्ध समन या वारंट जारी करना है। देखिए, जब भी कोई समन या वारंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को सही समय पर न्यायालय में उपस्थित कराना है। ठीक है। अब समन और वारंट जारी करने की आवश्यकता है, मतलब किसी व्यक्ति को न्यायालय में प्रेजेंट करने की तो आवश्यकता है, लेकिन कब उस व्यक्ति के विरुद्ध समन या वारंट जारी नहीं होगा, तो वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध समन या वारंट जारी होना वो उस समय न्यायालय में उपस्थित है। तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय समन या वारंट जारी नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उस व्यक्ति से बंद पत्र भरवा लेगा। किस बात का बंद पत्र, की जब बुलाया जाएगा कोर्ट में तो आप टाइम पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये बंद पत्र प्रतिभूति और सहित भी हो सकता है, मतलब विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी भी हो सकता है। बंद पत्र हम आपको अलग से पढ़ा देंगे किसी लेसन में कि बंद पत्र विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी किस प्रकार के होते हैं। तो प्रतिभूतियों रहित या प्रतिभूतियों सहित बंद पत्र न्यायालय भरा लेगा और वो व्यक्ति उस समय कोर्ट में प्रेजेंट होगा जब समन या वारंट नहीं जारी किया जाए। उस संबंध में प्रावधान धारा 88 में दिया गया। अब मान लीजिए उस व्यक्ति ने बॉन्ड तो भर दिया, लेकिन अगर बॉन्ड उसने भंग कर दिया, उस समय न्यायालय में प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर जो पीठासीन अधिकारी है न्यायालय का, मतलब जो वहां कोर्ट में प्रेजेंट अधिकारी है, वो क्या करेगा, वो सेक्शन 89 में निर्देश देते हुए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी कर देगा। सीधे क्या जारी कर देगा, वारंट जारी कर सकता है। और जब वारंट जारी हो जाएगा तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है सेक्शन 89 में किस आधार पर गिरफ्तारी होगी, तो सेक्शन 88 के जो उपबंध है उनका पालन नहीं किया है, या उसके तहत जो बंद पत्र था वो पालन नहीं किया गया, उसका भंग किया है, तो 89 में वारंट जारी हो जाएगा। ठीक है। अब अध्याय 90 कहता है कि वारंट और जो समन होते हैं
वो संहिता में समन और वारंट कहाँ तक लागू होंगे, तो समन जारी होगा, उसका निष्पादन होगा, तामीली होगी, वो कोर्ट में प्रेजेंट किए जाएंगे। वारंट जारी होगा, निष्पादन होगा, तामीली होगी और फिर कोर्ट में प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, हालांकि सेक्शन 90 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार मैंने बता दिया है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 76 इंपॉर्टेंट है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। देखिए, आपको ये पता है कि कोई भी पर्सन जो अरेस्टेड होता है वो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये बात सीआरपीसी भी कहती है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और ये कई केस में भी कहा गया है। ठीक है, तो इस बात को जगह जगह बार बार इस बात पर जोर दिया गया है। तो यही इस बात 76 में भी कही गई है कि वारंट के निष्पादन में जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा उसे जल्द से जल्द कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, और जो कोर्ट में प्रेजेंट करने का समय होगा वो गिरफ्तारी से 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। लेकिन इसमें जो यात्रा का समय है, वो ट्रांजिट समय है, वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, वारंट भारत में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर वारंट जारी हुआ है तो उसको पुलिस किसी भी स्थान पर निष्पादित कर सकती है। सेक्शन 77 ये प्रोविजन करता है। ठीक है, आप सेक्शन 78 बताता है कि अगर अधिकारिता के बाहर का वारंट जारी है, मान लीजिए ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है और लखनऊ वो व्यक्ति जानता है कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ, कोर्ट ये बात जानता है, तो कोर्ट उस वारंट का निष्पादन कैसे कराएगा? तो वहां क्या करेगा कि जो इस एरिया का जहां पे वो व्यक्ति रह रहा है उस एरिया के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को वो वारंट भेजेगा कि आप इसको निष्पादित कराइए। तो वो व्यक्ति जो वहां पर पावर में है, जो व्यक्ति वहां पर पुलिस आयुक्त है, पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट है, तो वो व्यक्ति उस वारंट को निष्पादित कराएगा और निष्पादित करा के फिर से कोर्ट में भेजेगा। तो अदर जगह पर अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए प्रावधान किस धारा में दिए, यहाँ के बस सेक्शन याद करते रहिए आप, सेक्शन याद करते रहिए, सेक्शन 78। और सेक्शन 78(7) क्या कहता है? वारंट किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैनपुरी कोर्ट का वारंट है तो मैनपुरी में ही निष्पादित होगा, इटावा कोर्ट में निष्पादित नहीं होगा, है ना। प्रतापगढ़ कोर्ट का वारंट है तो प्रतापगढ़ में नहीं, वो इलाहाबाद में भी निष्पादित होगा। सेक्शन 79 कहता है कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस वारंट को निर्दिष्ट वारंट, जब पुलिस अधिकारी वारंट को कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाने के बाहर साधक अधिकारी या बाहर साधक अधिकारी से अनिम्न पुलिस अधिकारी के पास ले जाएगा, जिस व्यक्ति के पास वारंट ले जाया गया है वह व्यक्ति उस पर अपना नाम अंकित करेगा और ऐसे वारंट के निष्पादन में हेल्प करेगा। ये हेल्प की बात करता है सेक्शन 79। पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट सेक्शन है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट है उसके गिरफ्तार होने की प्रक्रिया, अब ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जिस व्यक्ति के विरुद्ध, अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वारंट है वो जिले से बाहर गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति को वारंट जारी करने वाला जो न्यायालय होगा उसके 30 किलोमीटर से बाहर है, तो वो जो वहां पर जहां पर पुलिस अधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त जो भी निकट है उसके समक्ष उसको ले जाया जाएगा। मान लीजिए इस कोर्ट ने वारंट जारी किया और ये व्यक्ति जो पकड़ा गया वो 80 किलोमीटर दूर कोर्ट से पकड़ा गया, तो ऐसी स्थिति में जो इस 80 किलोमीटर हो गया ना, 30 किलोमीटर से ज्यादा, अगर 30 किलोमीटर की परिधि में पकड़ा गया तब तो इसी मजिस्ट्रेट के पास लाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए तो वहां पर जो भी निकटतम पुलिस अधीक्षक, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक, आयुक्त कोई भी होगा उसके समक्ष उस व्यक्ति को प्रेजेंट किया जाएगा। सेक्शन 80 इस बारे में प्रोविजन करता है। ठीक है, 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समझ इस प्रकार से गिरफ्तार व्यक्ति लाया गया। अब जिस व्यक्ति के अब ये सेक्शन 81 जो है वो मजिस्ट्रेट को निर्देश देता है कि क्या करेगा मजिस्ट्रेट। अब जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट है वो ही व्यक्ति है, सबसे पहले तो यही वेरीफाई करना होगा कि जिस व्यक्ति को लाया गया है वो वही व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वारंट है, किसी दूसरे को पकड़ के तो नहीं ले आए हैं। ठीक है, अगर जमानती है और प्रश्नांकन कर हुआ है उसमें कि जमानत दी जा सकती है तो ऐसे में उसका बंद पत्र भरवा के उसको छोड़ देगा, और अगर बंद पत्र नहीं भरा जा सकता है, जमानती नहीं है, तो उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश जो भी जरूरी लगता है उसके समक्ष उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, पुलिस अधिकारी को 71 के अधीन प्रतिभूत रोकने वाली नहीं समझी जाएगी, मतलब 71 में प्रतिभूत ले सकता है पुलिस अधिकारी, उसको प्रतिभूत लेने का अधिकार है। वारंट में जो शुरुआत के सेक्शन हमने आपको पढ़ाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद के सेक्शन पर एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए, कोई भी एक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पूरी तरीके से बराबर ध्यान नहीं दे सकते। कहीं पे जहां पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है,
और जहां पर कम क्वेश्चन बनते हैं वहां पर कम ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर पूरे पे बराबर देंगे तो जहां ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहां पर आपके नंबर कम हो जाएंगे और जहां कम बनते हैं वहां तो कम रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए ये और वेरीफाई किया कीजिए कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। और मेरी कोशिश भी पढ़ाते वक्त यही रहती है कि आपको वही क्वेश्चन बताया जाए या वही पार्ट पढ़ाया जाए। और मैं पढ़ाते में बीच में भी आपको बता देता हूँ कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। छोड़ता मैं इसलिए नहीं हूँ, कोई सेक्शन कोशिश करता हूं जहां पे एकदम नहीं क्वेश्चन बन रहा वहां तो छोड़ देता हूं, वरना कभी भी एक भी क्वेश्चन बना है तो मैं इसलिए बता देता हूं कि आपको अगर बाई चांस वहां एग्जाम में क्लिक कर जाए तो हो सकता है आपका एक क्वेश्चन सही हो जाए और उससे आपका प्री क्लियर हो और आगे बढ़ने में सहायता मिले। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिशन एपीओ लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक चीज और कि व्यूज आप लोग कम कर रहे हैं, इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर शेयर करेंगे तो बताइए आगे क्लास चलाएंगे। अगर आप लोग शेयर ही नहीं करेंगे तो अगर फिर मुझे पता है कि एग्जाम टाइम आप लोग बहुत तेजी से रहते हैं, उस समय शेयर भी करते हैं, उस समय पढ़ते भी ज्यादा है। तो बताइए फिर एग्जाम टाइम ये क्लास लेके आई जाए, अभी क्लास बंद कर दी जाए। आप जैसा हो कमेंट में बताइए। बाकी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कम से कम वीडियो को इतने लोगों तक पहुंचाइए जो बनाते हुए मन लगे कि हाँ आपको पढ़ा रहे हैं इतनी मेहनत से, तो वो चीज जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तभी आपके लिए कंटेंट हम बना पाएंगे। ठीक है, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।